नमस्कार साथियों, मेरा नाम शिवांक यादव है। स्वागत है आपका धर्मस्य मूलम अर्थ सीरीज के 7वें एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने यह देखा था कि किस तरह बैंकर्स ने अमेरिका के अंदर दूसरा केंद्रीय बैंक भी स्थापित करवा दिया था। लेकिन कुछ समय बाद 1835 के अंदर उस दूसरे केंद्रीय बैंक का चार्टर अपने आप खत्म हो गया और वो केंद्रीय बैंक खत्म हो गया, जिसके बाद अमेरिका आखिरी बार अपना सारा कर्ज चुका के कर्ज मुक्त हुआ था। धर्मस्य मूलम अर्थ सीरीज के पिछले एपिसोड देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। आज के एपिसोड में हम ये देखेंगे कि किस तरह अमेरिका के अंदर बैंकर्स ने एक स्थायी केंद्रीय बैंक स्थापित करवा दिया था और क्यों अब्राहम लिंकन की हत्या करवाई गई थी, और यह भी बताएंगे कि प्रथम विश्व युद्ध क्यों करवाया गया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं 7वें एपिसोड की। अमेरिका का दूसरा केंद्रीय बैंक खत्म हो जाने के लगभग 27 वर्ष बाद 1863 में बैंकर्स फिर से तैयार हो चुके थे। इसी बीच अमेरिका में श्वेतों और अश्वेतों के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। इस समय में अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। इस लड़ाई को जीतने के लिए सेना को धन चाहिए था, पर सरकार के पास पैसों की कमी थी। तो लिंकन ने सोचा कि उन्हें बैंकर्स से कर्ज ले लेना चाहिए और वो बैंकर्स के पास कर्ज मांगने के लिए चले गए। बैंकर्स ने कर्ज देने के लिए हाँ भी बोल दिया, लेकिन दिए गए कर्ज पर 24 से 36% ब्याज भी अदा करने को कहा, क्योंकि बैंकर्स ये जानते थे कि इतना भारी ब्याज लिंकन जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे और कर्ज देकर अमेरिका को फिर से गुलाम बनाया जा सकता है। लिंकन निराश होकर वापस आ गए। यह दुविधा उन्हें खाए जा रही थी कि अगर युद्ध नहीं लड़े तो अमेरिका के 2 टुकड़े हो जाएंगे, और अगर कर्ज लेकर लड़ें तो कर्ज के बोझ तले अमेरिका दब जाएगा। राष्ट्रपति लिंकन के सामने एक धर्म संकट आ गया था। एक दिन लिंकन के सचिव ने जब उन्हें इतना निराश और हताश देखा तो उसने उनकी निराशा का कारण पूछा। तो लिंकन ने उसे अपनी दुविधा बताई। बात सुनकर सचिव ने लिंकन से कहा, क्या बैंकर से कर्ज पर पैसा लेने की बजाय अपना खुद का पैसा क्यों नहीं छापते? यह सुनकर लिंकन ने चौंकते हुए सचिव से पूछा कि क्या सच में हम पैसा छाप सकते हैं? सचिव ने जवाब दिया, किसने मना किया है? बस उसी क्षण लिंकन को पूरा अर्थशास्त्र समझ आ गया और तुरंत $500 मिलियन छाप दिए। इन नोटों का रंग हरा होने के कारण उनको ग्रीन बैग कहा गया। अब पर्याप्त मात्रा में पैसा होने की वजह से सेना को युद्ध लड़ने में कोई दिक्कत नहीं आई और अंत में लिंकन युद्ध जीत गए। लिंकन की जीत से पूरे विश्व में खलबली मच गई। दुनिया भर के अखबारों ने इस घटनाक्रम के बारे में लिखा। लंदन टाइम्स अखबार में 1865 में लेख आया कि अगर उत्तरी अमेरिका की यह शरारती वित्तीय नीति स्थिरता के निष्कर्ष तक पहुंच जाती है तो सरकार बिना लागत के अपने खुद के पैसे बनाएगी, वो अपना सारा कर्ज चुका देगी और ऋण मुक्त हो जाएगी। यह दुनिया के सभ्य सरकारों के इतिहास में मिसाल से परे समृद्ध हो जाएगी। सभी देशों का धन और दिमाग अमेरिका चला जाएगा। इसीलिए इस सरकार को नष्ट कर दिया जाना चाहिए, नहीं तो यह दुनिया की हर राजशाही को नष्ट कर देगी। क्योंकि लिंकन ने अपने देश के बारे में अच्छा सोचते हुए अपने खुद के पैसे बना लिए थे, इसलिए वे बैंकर्स के सबसे बड़े दुश्मन बन गए थे। क्योंकि अगर अमेरिका की देखा देखी सभी देश ऐसे ही करने लगते तो बैंकर्स का दुनिया को कर्ज बांटकर गुलाम बनाने का सपना अधूरा रह जाता। इसलिए उन्होंने लिंकन को ही मार डालने का षड्यंत्र रचा और साल 1865 में लिंकन की हत्या करवा दी गई। दुनिया की नजर में यह बात आज तक एक राज ही है कि अब्राहम लिंकन का हत्यारा कौन था, क्योंकि जब दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों ने ही ऐसा किया हो तो दुनिया का कोई भी अखबार या मीडिया हाउस इस बारे में कभी नहीं छापेगा। लिंकन की हत्या से तो अमेरिका के देशभक्त राष्ट्रपतियों के मारे जाने का सिलसिला बस शुरू ही हुआ था। अब्राहम लिंकन की हत्या हो जाने के बाद 1881 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने जेम्स गारफील्ड। गारफील्ड भी लिंकन की ही तरह एक देशभक्त नेता थे और उन्होंने भी साहसपूर्वक बैंकर्स के खिलाफ बयान देना शुरू किया। एक बयान में वे कहते हैं कि
जिस किसी ने भी देश में पैसे की मात्रा को नियंत्रित किया है वह सभी उद्योग और वाणिज्य का पूर्ण स्वामी बन गया है। जब आप पाएंगे कि पूरा सिस्टम शीर्ष पर बैठे कुछ शक्तिशाली लोगों द्वारा बहुत आसानी से नियंत्रित किया जाता है, तो महंगाई और मंदी क्यों आती है बताने की जरूरत नहीं रहेगी। गारफील्ड बैंकर्स का पूरा षड्यंत्र समझ रहे थे और इससे पहले कि वे कोई कदम उठा पाते, राष्ट्रपति बनने के 4 महीने के अंदर ही उनकी भी हत्या हो गई। गारफील्ड के मरते ही अमेरिका में मंदी गहरा गई। जनता बेरोजगारी, गरीबी और भुखमरी के दलदल में फंस गई। फसलें खेत में सड़ने के लिए छोड़ दी गईं, क्योंकि ना तो मजदूरों को देने के लिए पैसा था और ना ही खरीदने के लिए बाजार में कोई ग्राहक था। देश में सब कुछ होते हुए भी गरीबी थी, क्योंकि व्यापार का चक्का चलाने के लिए पैसे की कमी थी। देश को पैसे की बहुत जरूरत थी, पर बैंकरों ने दबाव बनाया कि सरकार खुद के पैसे छाप लेगी तो महंगाई और बढ़ जाएगी। अभी तक तो छोटा ही खेल खेला जा रहा था, लेकिन इस सब के बाद बड़े खेल की शुरुआत हुई। बैंकरों द्वारा अमेरिका में एक बार फिर से केंद्रीय बैंक बनाने की कोशिशें तेजी से शुरू हुई। 1907 में अफवाह फैलाई गई कि कुछ बैंक फेल हो गए हैं। यह खबर सुनकर लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोगों ने बैंकों से अपना पैसा निकलवाना शुरू कर दिया, जिससे यह हुआ कि बैंक सच में ही फेल होना शुरू हो गए। अब इस मौके का फायदा उठाने के लिए समाधान के रूप में बैंकर्स ने सरकार को एक केंद्रीय बैंक बनाने का सुझाव दिया और 1910 में जैकायल द्वीप पर बैंकर्स ने एक खुफिया बैठक करके एक कानून की रूपरेखा बनाई, जिसे अमेरिका की संसद में पास कराना था। साल 1913 अमेरिका में एक बार फिर से चुनाव का समय आ गया था। राष्ट्रपति बनने की प्रतिस्पर्धा में वुड्रो विल्सन का भी नाम शामिल था। बैंकर्स द्वारा वुड्रो विल्सन को यह लालच दिया गया कि राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार प्रसार में विल्सन को पूरी आर्थिक मदद की जाएगी, लेकिन उसके बदले में राष्ट्रपति बनने के बाद विल्सन को फेडरल रिजर्व एक्ट नाम का कानून पास करना होगा। इस कानून के नाम में फेडरल शब्द इसलिए जोड़ा गया ताकि अमेरिका की जनता इस भ्रम में रहे कि इस कानून का संबंध केंद्र सरकार से है। विल्सन ने बैंकर्स की यह शर्त स्वीकार कर ली। 23 दिसंबर 1913 को, जब अधिकतर लोग क्रिसमस की छुट्टियां मना रहे थे, सरकार ने अमेरिका की गुलामी का यह कानून पास कर दिया। कुछ समय बाद विल्सन को यह पूरा षड्यंत्र समझ आ गया और उन्होंने पश्चाताप करते हुए लिखा कि हमारा महान औद्योगिक राष्ट्र क्रेडिट की प्रणाली द्वारा नियंत्रित किया जाता है। क्रेडिट की हमारी प्रणाली निजी तौर पर केंद्रित है, इसीलिए देश का विकास और हमारी सभी गतिविधियां कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित हैं। हम लोग सभ्य दुनिया में सबसे बुरी तरह से शासित और नियंत्रित सरकारों में से एक बन गए हैं। अब सरकार मुक्त और लोकतांत्रिक होने की बजाय एक छोटे से दबंग समूह के नियंत्रण में हो चली है। आज भी अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व बैंक ही है, और यह कोई सरकारी संस्थान नहीं है, बल्कि एक निजी कंपनी है जिसके अंदर कुछ चुनिंदा लोगों के शेयर हैं। इस केंद्रीय बैंक के अंतर्गत 12 क्षेत्रीय फेडरल रिजर्व बैंक आते हैं। इनकी मालकियत व्यावसायिक बैंकों के हाथ में है। फेडरल रिजर्व बैंक के सभी सदस्य अपने आकार के अनुपात में अपना हिस्सा रखते हैं और न्यूयॉर्क की फेडरल रिजर्व बैंक के पास पूरे फेडरल रिजर्व सिस्टम की 53% की हिस्सेदारी है। 1997 में न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व की रिपोर्ट थी कि चेज मैनहट्टन बैंक, सिटी बैंक और मॉर्गन गारंटी ट्रस्ट कंपनी उसके 3 सबसे बड़े हिस्सेदार हैं। साल 2000 में जेपी मॉर्गन और चेज मैनहट्टन एकत्रित होकर जेपी मॉर्गन चेज कंपनी बन गए। सिटी ग्रुप भी रॉकफेलर साम्राज्य का ही एक हिस्सा है। आइए अब रॉकफेलर और जेपी मॉर्गन की कहानी की ओर एक नजर डालते हैं। अमेरिका में कई बड़े दिग्गज लुटेरे थे, लेकिन जे पियरपॉइंट मॉर्गन, एंड्रयू कार्नेज और जॉन डी रॉकफेलर ही नेतृत्व करते थे। मॉर्गन का दबदबा वित्त पर था, कार्नेज का स्टील पर और रॉकफेलर का तेल पर। मॉर्गन ने अपने व्यवसाय को खुद खड़ा नहीं किया, बल्कि खरीदा था और उसे प्रतिस्पर्धा से घृणा थी।
1901 में मॉर्गन ने कार्नेज से खरीदी हुई मीलों से अरबों डॉलर की पहली कंपनी यूएस स्टील बनाई। रॉकफेलर ने भी अपने प्रतिद्वंदियों को खरीद कर निपटा दिया और उसकी कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल सभी को पछाड़ते हुए पहली बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी। प्रथम विश्व युद्ध से पहले अमेरिका के वित्त और व्यवसाय का आधार मॉर्गन की फाइनेंस और यातायात तथा रॉकफेलर की तेल कंपनी ही थी। इस तरह से इन कंपनियों का आपस में गठबंधन हो गया। यह कहा जाता है कि आपसी तालमेल से अमेरिका की लगभग सारी अर्थव्यवस्था को ये ही नियंत्रित कर रहे थे। पहले रॉकफेलर और मॉर्गन एक दूसरे के दुश्मन थे। यह प्रतिस्पर्धा राजनीतिक सत्ता प्राप्ति के लिए थी, लेकिन इन दोनों को ही ब्रिटेन में बैठे रॉथशील्ड से पैसों की पूरी मदद मिलती थी। रॉथशील्ड की ही मदद से रॉकफेलर ने चेज बैंक को खरीद लिया। चेज बैंक को खरीदने के लिए जो पैसे रॉथशील्ड से आए थे वो न्यूयॉर्क की एक बैंकिंग फर्म कोहन लॉयब एंड कंपनी के माध्यम से आए थे। इस कंपनी को जर्मनी देश का अप्रवासी जैकब स्किफ चलाया करता था। जैकब स्किफ भी इस कंपनी को रॉथशील्ड की वित्तीय मदद से ही चला पा रहा था। कुछ समय बाद स्किफ ने कोहन कंपनी को खरीद लिया और लॉयब की सबसे बड़ी बेटी से शादी कर ली। कोहन, लॉयब और वारबर्ग्स के साथ साथ मैनहट्टन कंपनी भी रॉथशील्ड के नियंत्रण में आ गई। इस तरह एक और बैंकिंग वंश स्पष्ट रूप से उनका हो गया। 1955 में रॉकफेलर के चेज बैंक का विलय मैनहट्टन कंपनी के साथ हुआ, जो चेज मैनहट्टन बैंक बना। मॉर्गन परिवार भी मुनाफा कमाने में पीछे नहीं था। वित्तीय संकट के बुरे दौरों में भी, जैसे 1873 में, 1874, 1893 और 1907 में, जब बाकी सभी बैंक घाटे में चल रहे थे, मॉर्गन के बैंकों ने हमेशा अपने व्यवसाय को अच्छे से चलाए रखा और पैसे की व्यवस्था बनाए रखी। साल 1914, दुनिया के अंदर एक युद्ध के बादल गहराने लगे थे। इंग्लैंड और जर्मनी के बीच कई झड़पें शुरू हो चुकी थी। बैंकर्स इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने निर्णय किया कि अमेरिका को भी इस युद्ध में घसीटा जाए, जबकि अमेरिका का इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन बैंकर्स ने अमेरिका को युद्ध में ले जाने के लिए षड्यंत्र रच दिया। इस षड्यंत्र की पोल तब खुली जब इंग्लैंड के विदेश सचिव ग्रे और अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन का प्रमुख सलाहकार हाउस के बीच हुई एक बातचीत सामने आई थी। बातचीत में पहले ग्रे इंग्लैंड के विदेश सचिव से कहता है, अमेरिका के लोग क्या करेंगे अगर जर्मन एक समुद्री जहाज डुबा दें जिस पर अमेरिका के नागरिक हों? विल्सन का प्रमुख सलाहकार हाउस इस बात का यह जवाब देता है, मेरा मानना है कि अमेरिका में एक आक्रोश की लहर दौड़ जाएगी और यह हमें युद्ध में ले जाने के लिए काफी है। इस प्लान पर अमल किया गया और लुसेटेनिया नामक जहाज को जानबूझकर जर्मनी की समुद्री सीमा में भेजा गया और वहां ले जाकर उसे डुबा दिया गया, जिसमें अमेरिका के 1200 नागरिक मारे गए। इसका बहाना लेकर अमेरिका भी युद्ध में कूद पड़ा और फिर इंग्लैंड और जर्मनी के बीच शुरू हुए इस युद्ध ने विश्व युद्ध का आकार ले लिया। अमेरिका के राज्य सचिव विलियम जेनिंग्स कहते हैं, बड़े बैंकिंग हित विश्व युद्ध में गहरी रुचि रखते थे क्योंकि इसमें बड़े लाभ के लिए व्यापक अवसर थे। स्कूलों और कॉलेजों के अंदर प्रथम विश्व युद्ध के इस असली कारण को कोई नहीं बताता, जबकि इस पूरे युद्ध के पीछे का असली खेल बैंकर्स ने खेला था। अकेले रॉकफेलर ने उस युद्ध से 20 करोड़ डॉलर कमाए थे उस समय में, और पूरे युद्ध का खर्च 3000 करोड़ डॉलर का आया था। लाखों करोड़ों सिपाही मार दिए गए जो कि सिर्फ यही सोच रहे थे कि हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन असलियत में पीछे से खेल कोई और खेल रहा था। आज के समय की भी सच्चाई यही है, जो कि हम आगे आपको बताएंगे। अगले एपिसोड में हम आपको यह बताएंगे कि किस तरीके से रूस के अंदर क्रांति करवाई गई थी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार, जय हिंद।